Hello everyone, I'm Annu and welcome again. We create JRF folder. So friend, today's topic Miller or model. लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने बोमल मॉडल को डिस्कस किया था, जहां पर हमने देखा कि बोमल मॉडल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस बिजनेस के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि हम जो मॉडल है हमारे कैश मैनेजमेंट के, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है कैश मैनेजमेंट के मॉडल का उसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस को फाइंड आउट करना। वहां पे हमने बोमल मॉडल में देखा कि कैसे हमने ऑप्टिमम कैश बैलेंस को क्या किया, फाइंड आउट किया। तो फिर मिलर और मॉडल को क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि वहां पर जो बोमल मॉडल था उसके अंदर क्या थी, कुछ डीमेरिट थी। और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि आपकी वहां पर एक अजम्पशन थी जो ये मान के चलता है आपका बोमल मॉडल कि आपका जो कैश बैलेंस है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो कांस्टेंट कंजम्पशन रेट रहेगा किसका, आपका कैश बैलेंस का। लेकिन ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसी डिमेरिट को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं मिलर और मॉडल। क्लियर यहाँ पे। तो मिलर और मॉडल आपको क्या आर्ग्यू करता है कि जो आपका कैश बैलेंस है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है रैंडमली। हमें नहीं पता कितना होगा, रैंडमली क्या है, कैश बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहेगा। कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, वो रैंडमली क्या होगा, आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा। देन इट इज नॉट फॉलो अ कांस्टेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। बात क्लियर यहाँ पे। जो बोमल मॉडल के अंदर हमने एक डिमेरिट और थी उसकी, क्या कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा सरप्लस है कैश का तो आप उसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो इसके बारे में भी बोमल मॉडल कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अपना मिलर और मॉडल। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं कि मिलर और मॉडल क्या है। मेनली फ्रेंड क्या है, जो आपका एंटी नेट का एग्जाम है ना, तो आपको जो मिलर और मॉडल कह लो या फिर बोमल मॉडल कह लो, तो वहां पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पॉसिबल नहीं है बनने। मेनली आपको क्या बनते हैं, आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपके कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए मिलर और मॉडल और बोमल मॉडल दोनों मॉडल की, क्योंकि काफी बार यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं एंटी नेट के अंदर। तो देखो, अगर हम डिस्कस करें मिलर और मॉडल को अपने अच्छे से, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो मिलर और मॉडल है कैश मैनेजमेंट का, वो डेवलप किया गया फॉर अ बिजनेस। इसलिए कि जो विद अनसर्टेन कैश इन्फ्लुएंट कैश आउटफ्लो होता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। इसलिए आपके मिलर और मॉडल क्या किया गया है, डेवलप्ड किया गया है। जो आपकी अप्रोच है ना, ये अलाउ करती, क्या एक लोअर लिमिट अलाउ करेगी। ठीक है, एक तो क्या करेगी आपके लिए, एक लोअर लिमिट अलाउ करेगी और एक क्या करेगी, एक अपर लिमिट अलाउ करेगी। ठीक है, किसकी, कैश बैलेंस की। तो इसने क्या कहा, एक लोअर लिमिट सेट कर दी और एक क्या कर दी, एक अपर लिमिट सेट कर दी कैश बैलेंस की। एंड डिटरमाइन द रिटर्न पॉइंट, और एक रिटर्न पॉइंट है, फिर एक टारगेट कैश बैलेंस भी सेट कर दिया कि अगर आप लोअर लिमिट पे चले जाओ, तो सॉरी, अगर आप लोअर लिमिट पे चले जाओ तो वापस से जो टारगेट पॉइंट है उसके पास वापस चले जाओ। ठीक है ना, अगर आप टच कर जाते हो किसको, अपने लोअर लिमिट को, तो क्या करो, वापस से किस पे जाना, आपको आपके टारगेट पॉइंट पे जाना है, जो आपका रिटर्न पॉइंट है उस पर जाना है। अगर आप किस पे टच कर जाओ, अगर आप हायर लिमिट पे टच कर जाओ तो आपको वापस किस पे जाना, अपने टारगेट पॉइंट पे क्या कर जाना है। तो वो कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देन जो डिफरेंस है बोमल मॉडल में वो क्या है, वहां पे ये एज्यूम करके चलता है कि जो आपकी कैश स्पेंडिंग है ना वो किससे है, कांस्टेंट रेट से है। ये कहाँ एज्यूम करके चलता है, बोमल मॉडल में। लेकिन मिलर और मॉडल में ऐसा नहीं है। इसने क्या माना कि अनसर्टेन है कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और यहाँ पर मिलर और मॉडल ने क्या कर रखा है, दो लिमिट सेट कर रखी है, आपकी लोअर लिमिट और आपकी कौन सी, आपकी अपर लिमिट। वो कैसे कर रखी है उसको हम समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू। तो देखो, मिलर और मॉडल क्या बोलता है, मिलर और मॉडल ने बोला कि अभी बताया ना कि अपर लिमिट सेट कर दो, एक लोअर लिमिट सेट कर दो। अगर आपके पास जो आपका कैश बैलेंस है आपके बिजनेस के अंदर, अगर वो आपका कैश बैलेंस कहां तक चला जाए, अपर लिमिट तक चला जाए, तो क्या करो, आप सिक्योरिटी को परचेज कर लो। क्या कर लो, सिक्योरिटी को परचेज कर लो, बाय कर लो। और जैसे आप सिक्योरिटी को बाय करोगे तो आपका जो कैश बैलेंस है वापस कहां चला जाएगा, रिटर्न पॉइंट पे। अब सिक्योरिटी कितने रुपए की बाय करनी है, जितना डिफरेंस है, जितना स्प्रेड है किसके बीच में, अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच में जितना भी स्प्रेड है, उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी क्या कर लो, उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी आप बाय कर लो। ये चीज क्लियर। अगर आपका कैश बैलेंस क्या चला गया, लोअर लिमिट पर चला गया, तो क्या करोगे आप, उतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी क्या कर दोगे, सेल कर दोगे और वापस से कहां चले जाओगे, अपने रिटर्न पॉइंट पे, या फिर हमारा जो भी टारगेट कैश बैलेंस है हमारे बिजनेस का, ठीक है, उस पॉइंट पे हम वापस से चले जाएंगे। तो हमारे क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा टारगेट कैश बैलेंस निकलाएगा। ये चीज क्लियर हुई। तो हमें अब देखना कि हमारा टारगेट जो कैश बैलेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी अपर लिमिट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। अगर हम बात करें लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट डिसाइड की जाती है बच्चों फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, कि कितनी लोअर लिमिट होगी एक बिजनेस के अंदर कैश की, वो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। और ये कैसे डिसाइड की जाएगी, ये डिसाइड की जाएगी फर्म की लिक्विडिटी को देख के, कि फर्म के अंदर कितनी क्या है, लिक्विडिटी है। तो उसको देख के एक लोअर लिमिट सेट की जाएगी
जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेफ्टी बैलेंस कितना रहेगा बिजनेस के अंदर, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, आपके फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीज क्लियर यहाँ पे अच्छे से कि कैसे अपर लिमिट सेट की जाएगी, लोअर लिमिट सेट की जाएगी और रिटर्न पॉइंट को सेट किया जाएगा। तो हमें रिटर्न पॉइंट निकालना पड़ेगा और हमें अपनी अपर लिमिट क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और जो लोअर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, हरदम क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, आपकी गिवन होगी, क्योंकि लोअर लिमिट हरदम फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा डिसाइड की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात और, जो आपका डिफरेंस है ना, जो आपका मिलर और मॉडल है, उसने क्या कहा कि जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसके बीच में, आपका लोअर लिमिट और आपका जो रिटर्न पॉइंट के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, वो किसके इक्वल होगा, आपके जेड के इक्वल होगा। ये मिलर और मॉडल ने कह रखा है, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा रिटर्न पॉइंट से लेके कहां तक, अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा आपका 2z के इक्वल। इसका मतलब क्या, जो डिफरेंस है रिटर्न पॉइंट एंड लोअर लिमिट में वो z, एंड देन रिटर्न पॉइंट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स होगा किसके, लोअर लिमिट एंड रिटर्न पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है। ये चीज यहाँ पर क्लियर। और सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकल के आई, अगर मैं डिफरेंस निकालू अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है, अपर लिमिट मेरा और मेरा जो लोअर लिमिट है उसके बीच में टोटल कितना डिफरेंस है, वो कैसे निकलेगा आपका, वो कैसे निकलेगा आपका, वो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा आपका 3z के इक्वल। क्योंकि आपका जो डिफरेंस है लोअर और रिटर्न के बीच में वो z का है, एंड देन रिटर्न एंड अपर में कितना, क्या 2z का है। तो टोटल कितना डिफरेंस हुआ, लोअर और अपर के बीच में 3z का क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। z यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपका क्या है, आपकी स्प्रेड की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है, स्प्रेड की वैल्यू है। अभी वो हम निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। बट आपको ये डायग्राम जो आपका ये तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है, कि कैसे इसने मिलर और मॉडल ने अपर एंड लोअर लिमिट क्या कर रखी है, सेट कर रखी है। ये चीज क्लियर। तो अब देखते हैं कि कैसे आपका टारगेट पॉइंट निकलेगा और कैसे आपका जो अपर लिमिट है उसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम इसकी कुछ अजम्पशन है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनटीए के अंदर अजम्पशन से क्वेश्चन काफी बनते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट इसकी क्या है, अजम्पशन क्या है इसकी, कि आपका जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है, ठीक है, वो क्या है, आपका अनसर्टेन है। क्या है, आपका अनसर्टेन है। इसलिए हम इस मॉडल को बोलते हैं स्टोकास्टिक मॉडल। कौन सा मॉडल आपका, स्टोकास्टिक मॉडल। क्वेश्चन बन सकता है कि मिलर और मॉडल कौन सा मॉडल आपका, स्टोकास्टिक मॉडल है। स्टोकास्टिक मतलब कि क्या, जिसके अंदर चीजें क्या हो, अनसर्टेन हो, जिसके अंदर चीजें क्या हो, अनसर्टेन हो, उसी चीज को हम बोलते हैं स्टोकास्टिक। तो इसलिए मॉडल क्या आपका स्टोकास्टिक मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आपका क्या है, अनसर्टेन है। तो ये आगे सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि ईच डे अ बिजनेस में हैव बोथ डिफरेंट कैश पेमेंट एंड डिफरेंट कैश रिसिप्ट। दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं हो सकती। जो डेली कैश बैलेंस आपका वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो भी डेली आप कैश बैलेंस को क्या करोगे, यूज करोगे, वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि वो रैंडमली अक्कर होगा, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ये चीज क्लियर यहाँ पे। जैसे कि हमने स्टैट्स के अंदर पढ़ा था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, कौन सा, जो डाटा रैंडमली क्या किया गया हो, कलेक्ट किया गया हो। तो यहाँ पर भी क्या है, जो कैश बैलेंस होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका मतलब क्या, वो रैंडमली अक्कर होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका, there's a possibility to invest idle cash in the market security, कि क्या आपके पास अगर आइडल कैश है ना, तो आप इजीली उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जो कि तो जो भी आपके पास आइडल कैश होगा, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे कि आप उसके मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो इजिली। ठीक है, जो कि आपकी डीमैट थी बोमल मॉडल की, याद हो कि बोमल मॉडल में हमने पढ़ा था कि बोमल मॉडल कुछ भी बात नहीं करता। अगर आपके पास आइडल कैश है तो उसके बारे में बोमल मॉडल ने कोई भी बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर एज्यूम करके चला मिलर और मॉडल ने कि उस कैश को आप क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या कर लोगे, उसकी परचेज कर लोगे। ठीक है। और फिर इसने नेक्स्ट क्या कहा कि ट्रांजेक्शन फीस होगी, हर बार जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को खरीदोगे फिर सेल करोगे, जितनी बार भी बाय करोगे फिर सेल करोगे, किसको, मार्केटेबल सिक्योरिटी को, उतनी बार ही आपको क्या पे करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एज्यूम करके चला दें। नेक्स्ट क्या है, आपको बिजनेस मेंटेन करके रखा मिनिमम एक्सेप्टेबल कैश बैलेंस, कि आपका जो लोअर जो कैश बैलेंस है ना, लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे लिख भी रखा कि कोल्ड लोअर लिमिट, उसको मेंटेन करके चलेगा बिजनेस। और जो लोअर लिमिट है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, वो डिसाइड की जाएगी फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा। क्या की जाएगी, लोअर लिमिट सेट की जाएगी कि लोअर लिमिट कितनी होगी। देन इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि जो लोअर लिमिट है वो जीरो हो बिजनेस के अंदर, बट इट्स टू डेंजर फॉर बिजनेस, कि बिजनेस को कैश की रिक्वायरमेंट हुई और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, तो बिजनेस के पास क्या है, कैश अवेलेबल नहीं है, तो इट्स टू डेंजर साइन फॉर बिजनेस। सो फाइनेंशियल मैनेजर कैन सेट द लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू द फर्म लिक्विडिटी। कैसे डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्म लिक्विडिटी।
ये चीज क्लियर यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, पॉइंट क्लियर। देन अब बात करते हैं कि स्प्रेड की जो वैल्यू है, जो हमने वहां पे बात की थी जेड की वैल्यू की, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगर देन वी डायरेक्टली जंप ऑन द क्वेश्चन, वहां पे हम देखेंगे कि स्प्रेड की वैल्यू कैसे क्या होगी, कैलकुलेट होगी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹8,000, क्या आपका मिनिमम कैश बैलेंस, तो आपका क्या है, लोअर बैलेंस, लोअर लिमिट थी ना, आपकी दे रखी क्या, आपकी लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या आपका, एंड द वेरिएंस ऑफ इट्स डेली कैश फ्लो, वेरिएंस दे रखा आपका डेली कैश फ्लो कितना, 4 मिलियन, यहाँ पे 40 लाख है ये, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आपका 2,000 रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, आप सबको पता होगा, स्टैट्स में हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्जन ऑफ द वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, कितना डिस्पर्जन है किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, विद इन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम कह लें कि मीन से आपकी वैल्यू कितनी डिस्पर्स है, कितनी दूर है, ठीक है ना, कितना डिफरेंस है, किसके बीच में कितना डेविएशन है, मीन से और आपकी जो वैल्यू है, जो आपका एक्स है, उसमें कितना डिफरेंस है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है कि आपने जो भी अपना कैश डिसाइड किया था, उससे आपकी वैल्यू कितनी क्या कर सकती है, डेविएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने डिसाइड किया था 40 लाख रुपीज आपके लगने वाले हैं, देन आपका जो डिस्पर्जन होगा उस वैल्यू के अंदर वो कितना हो सकता है, 2000 अबो एंड 2000 क्या हो सकता है, बिलो हो सकता है। देन आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ₹50, इट इज नथिंग, इट इज योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी, आपकी ₹50। देन डेली इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, 0.025। अब बात आती है कि डेली इंटरेस्ट रेट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ये चीज दे रखी है। अब हम देखते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होगा स्प्रेड का, फॉर्मूला क्या है। तो आप स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आप स्प्रेड कैलकुलेट करोगे, आपका क्या फॉर्मूला होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। तो फॉर्मूला क्या होगा, 3/4 आपका मल्टीप्लाई आपकी क्या, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपकी जो भी आपकी क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, आपके वेरिएंस के साथ, किसके साथ, अपने वेरिएंस के साथ, वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो जितना भी होगा उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई, देन डिवाइड कर दो आप अपना इंटरेस्ट रेट के साथ, देन ब्रैकेट क्लोज, देन पावर कितनी आपकी, पावर लिख दो 1/3, या क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आपके स्प्रेड का, क्या आपका स्प्रेड कैसे निकलेगा। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे कि आप स्प्रेड कैसे फाइंड आउट करोगे, 3/4 मल्टीप्लाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाय आपका इंटरेस्ट, देन 1/3 पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेशन पे मत जाना और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि जो फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे ना आपकी वैल्यू, तो वो विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर क्या नहीं होने वाली, कैलकुलेट नहीं होने वाली नॉर्मल कैलकुलेटर से। तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन निकला कैसे, आपकी जो स्प्रेड की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट हुई। तो यहाँ पे मैंने स्प्रेड की वैल्यू आपको क्या कर रखी है, फाइंड आउट कर रखी है। आपको ये लगेगा कि मैम आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और कर रखा है, लेकिन फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी देखो कि मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ पे आपकी निकलेगी स्प्रेड की वैल्यू जो किसके इक्वल है, जेड की वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकाल रखी है वो निकाल रखी है 3Z की वैल्यू, ठीक है। अभी समझाऊंगी इसका यूज क्या है, बट अभी के लिए आपका निकालो, स्प्रेड की वैल्यू निकालू मैं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 25,303। तो मैंने पुट कर दिया, देखो 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 मल्टीप्लाई आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, देन मल्टीप्लाई आपकी क्या, आपका वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो, देन डिवाइड आपका क्या, जो आपका डेली इंटरेस्ट रेट है परसेंटेज में है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी, देन पावर आपकी क्या 1/3, तो आपकी वैल्यू निकलाएगी। फिर आप अगेन रिपीट कर रही हूँ, नॉर्मल कैलसी से कैलकुलेट नहीं होगा, आपका किससे कैलकुलेट होगा, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या होगा, कैलकुलेट इजिली हो जाएगा। दिस इज क्लियर यहाँ पे। 25,333 आप क्या निकला, स्प्रेड की वैल्यू निकलाई, और स्प्रेड की वैल्यू क्या निकली आपकी, 3Z निकली, ओनली Z नहीं निकला, क्योंकि मैंने पहले ही क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकला आपकी 3Z निकला। और अगर मैं यहाँ से निकालू अपना अपर लिमिट, क्या निकालू मैं अपनी, अगर मैं निकालती हूँ अपर लिमिट की वैल्यू, तो अपर लिमिट मैंने कैसे बताया था आपको, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो भी लो अपर लिमिट है और जो भी लोअर लिमिट है, और जो भी आपका क्या होगा, रिटर्न पॉइंट होगा, ये आपका रिटर्न पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये आपका रिटर्न पॉइंट था, ये आपकी लोअर लिमिट थी, आपकी अपर लिमिट थी। जो डिफरेंस था आपका किसके बीच में, आपका लोअर लिमिट और आपका किसके बीच में, आपका रिटर्न पॉइंट के बीच में, वो डिफरेंस आपका क्या था, तो मैंने आपको बताया था जो लोअर लिमिट और जो रिटर्न पॉइंट के बीच में डिफरेंस वो किसके इक्वल, आपका जेड के इक्वल है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्प्रेड से। और जो रिटर्न पॉइंट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस वो किसके इक्वल है, 2Z के इक्वल है। और इन लोअर से लेके अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस वो किसके इक्वल है, 3Z के इक्वल है। तो मैंने जेड की वैल्यू निकाल ली, स्प्रेड की वैल्यू निकाली, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो डिफरेंस आएगा लोअर लिमिट से और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा,
यस या नो? तो जो डिफरेंस है वो मेरा कितना कैलकुलेट हुआ 25,303। अगर मैं इस डिफरेंस को जो मेरी लोअर लिमिट है उसमें ऐड कर दूं तो मेरी क्या निकलेगी, मेरी निकलेगी अपर लिमिट। और वो ही मैंने यहाँ पे क्या मैंने क्या निकाल लिया अपनी अपर लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो अगर यहाँ से मैं क्या निकालू अपना रिटर्न पॉइंट निकालो, तो रिटर्न पॉइंट आपका कैसे निकलेगा, जो भी आपकी जेड की वैल्यू है वो किसके अंदर ऐड कर दो, आप अपने लोअर लिमिट के अंदर अगर ऐड कर दोगे तो आपकी जो जेड की वैल्यू है वो अगर आप लोअर लिमिट के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या निकलाएगा आपका रिटर्न पॉइंट निकलाएगा ना। क्योंकि रिटर्न पॉइंट मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिटर्न पॉइंट है, ये मेरी लोअर लिमिट है, और जो बीच का डिफरेंस वो सिर्फ कितना है, जेड का डिफरेंस है। अगर लोअर लिमिट के अंदर मैंने जेड की वैल्यू ऐड कर दी, स्प्रेड की वैल्यू ऐड कर दी, तो क्या निकलेगा, रिटर्न पॉइंट निकलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो वैल्यू निकाल रखी है कितने की निकाल रखी है, 3 जेड की वैल्यू निकाल रखी है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या कर रखा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मेरे को जेड की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर दूंगी। ये चीज क्लियर हुई, तो मेरी जेड की वैल्यू निकलाएगी ना। तो सेम चीज मैंने क्या किया है, यहाँ पर किया है 1/3 मल्टीप्लाई क्या आपका 25,303। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो एक जेड की स्प्रेड की वैल्यू निकलाएगी, और स्प्रेड की वैल्यू में क्या कर दूंगी, 8,000 जो मेरी लोअर लिमिट है उसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्या निकलेगा यहाँ पे, मेरा रिटर्न पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की, क्या लिमिटेशन है इसकी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, एन इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ स्प्रेड एंड हायर रिटर्न पॉइंट। तो इसने क्या बोला कि अगर आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी आपकी क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर क्या करोगे, अगर आप इंक्रीज करोगे तो सिंपल सी बात है, तो आपका क्या होगा, आपका जो आपका ओवरऑल स्प्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई ना। या फिर आप क्या करते हो, वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो के अंदर भी क्या करते हो, इंक्रीज होता है, जो वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो भी क्या है आपका इंक्रीज होता है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका जो आपका टोटल स्प्रेड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा था, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश बैलेंस। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है डेली कैश बैलेंस का, जो डिस्पर्जन आपका वैल्यू के अंदर अगर वो क्या है, हाई है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो स्प्रेड है क्या होगा, हायर होगा, और जो डिफरेंस है हायर रिटर्न पॉइंट होगा आपका। जो भी डिफरेंस होगा किसके अंदर, आपका लोअर लिमिट और जो आपका रिटर्न पॉइंट है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, हायर होगा। किस केस में, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ज्यादा है, हायर वोलेटिलिटी होगी ऑफ द डेली कैश बैलेंस ऑल्सो मीन अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग द लोअर एंड अपर लिमिट। तो इस केस ने क्या कहा कि जो हायर वोलेटिलिटी होगी, कि जो आपका डेली कैश बैलेंस होगा ना उसके अंदर वोलेटिलिटी क्या होगी, हायर होगी। सिंपल सी बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या, जो वेरिएंस है, जो डिस्पर्जन है आपकी जो वैल्यू के अंदर वो ज्यादा है, तो जो प्रोबेबिलिटी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे पहुंचने की वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है ही क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आपका जो मिनिमम जो आपका कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट है उससे कितनी वैल्यू आपकी डेविएट कर सकते हैं, कितना डिस्पर्जन हो सकता है उस वैल्यू के अंदर। यस या नो, अगर वो ज्यादा तो सिंपल सा मतलब है कि जो आपका रिटर्न पॉइंट होगा, जो आपका स्प्रेड होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हायर होगी। यहां से ये चीज क्लियर हुई आपको, पक्का ना, श्योर। आगे बढ़े। और हाँ, एक चीज और, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, कि पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है तब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मेरी जो वैल्यू है कैश की रिक्वायरमेंट की वो कितनी निकली है। ठीक है, जो भी मेरा टारगेट पॉइंट है वो कितना निकला है। अगर उस टारगेट पॉइंट से मेरी वैल्यू कितनी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएट कर रही है, उसकी वैल्यू में कितना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितनी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है मेरी, और जो जो मैंने टारगेट पॉइंट सेट किया है उसकी वैल्यू में कितना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस देख के यहाँ पे क्या किया, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन सेट किया है, इस बात को याद रखना। क्लियर। देन आगे क्या है, बाय कॉन्ट्रास्ट एंड इंक्रीजिंग इन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी विल लीड टू अ नैरो स्प्रेड एंड लोअर रिटर्न पॉइंट। तो इसने क्या कहा, इंक्रीज इन द रिटर्न, अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर वो इंक्रीज हो जाए, तो सोच के देखो क्या होगा, जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो स्प्रेड है ना वो नैरो हो जाएगा। इस जो स्प्रेड की वैल्यू है ना, जो स्प्रेड की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देन लोअर रिटर्न पॉइंट, स्प्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके बीच में, आपका अपर लिमिट, आपका कौन सा लिमिट, आपकी टारगेट पॉइंट आपका, और आपका लोअर लिमिट। जो लोअर लिमिट और जो आपका टारगेट पॉइंट है ना उसके बीच में जो स्प्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस केस में, तब आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा चांस मिल रहा है क्या करने का, इंटरेस्ट रेट को अर्न करने का। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज ऑल्सो ग्रोइंग, क्योंकि वहां पे सिंपल सी बात, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आप क्या सोचोगे, अगर मैं इस पैसे को अपने पास रखता हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो इससे बेस्ट क्या है, मैं इसको क्या कर दूं, इन्वेस्ट कर दूं।
और वहां पर क्या हो जाएगा, किस इसका डेंजर साइन है वहां पे? डेंजर साइन ये है कि जो बिजनेस जो फर्म है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा अपने पास किसकी, कैश होल्डिंग की। तो ये कुछ लिमिटेशन थी आपकी किसकी, मिलर और मॉडल की। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका जो बॉमल मॉडल है वो डिटरमिनिस्टिक मॉडल आपका, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या, कि जो आपका फ्यूचर की जो कैश रिक्वायरमेंट है और जो डिस्पर्समेंट है वो क्या है आपके नॉन है, परफेक्ट सर्टेनिटी है। तो उस मॉडल को हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल, जहां पे पहले से ही क्या हो, डिटरमाइंड हो। तो बॉमल मॉडल आपका किस नेचर का है, डिटरमिनिस्टिक नेचर का है। मिलर और मॉडल जो हम डिसाइड कर चुके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस नेचर का आपका, स्टोकास्टिक मॉडल आपका, ठीक है ना, स्टोकास्टिक नेचर का है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो मिलर और मॉडल आपका क्या है, स्टोकास्टिक मॉडल है। बॉमल मॉडल आपका क्या है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल है। स्टोकास्टिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डेली कैश फ्लो वो क्या करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद नॉन वेरिएंस। तो मेरी तरफ से यहाँ पे मिलर और मॉडल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आई थिंक आपको ये मिलर और मॉडल जो हमने डिस्कस किया वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या उसका कंसेप्ट था, कंसेप्ट के अंदर आपको क्लियरिटी आई होगी, कैसे हम अपना अपर लिमिट निकालते, कैसे लोअर लिमिट निकालते, स्प्रेड क्या होता है। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, आपको कोई डाउट रहना तो नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैम ये डाउट है, उसको हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लग रहा है कि कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।